नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। और इस वक्त हमारे साथ हमारे बेहद खास मान है बेहतरीन एक्टर अनूप सोनी जी, और जिनकी नई वेब सीरीज आ रही है सास बहू और अचार प्राइवेट लिमिटेड, जिसके बारे में हम बात करेंगे। अनूप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और शुभकामनाएं शो के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी, आपकी विशेष के लिए। आपके शब्दों में सास बहू अचार प्राइवेट लिमिटेड। जी, कहानी कुछ ऐसे किरदारों की है जिससे जब ऑडियंस उनको देखेगी तो हर किरदार से हर कोई कहीं ना कहीं रिलेट कर पाएगा, क्योंकि ये कहानी आम इंसान की है, उनके इमोशंस की है। जिस तरह के रिलेशनशिप में, रिश्तों में, परिवार में जो उतार चढ़ाव होते रहते हैं, उसके बारे में कहानी है। तो लोग इससे रिलेट बहुत आसानी से कर पाए। इस ये जो सीरीज है, इसमें आपका किरदार थोड़ा विलेन विलेन वाला लग रहा है। एक घर वाली है, एक बाहर वाली। जो ये कहानी हम महिला सशक्तिकरण पे बात करती है, थोड़ा सा इलैबोरेट करें जितना कर सकते हैं। अभी देखिए, हर किरदार जो है, कोई भी किरदार जिसे कहते हैं ना कि बुरा और अच्छा नहीं, हर किरदार की अपनी अपनी कमियां और अच्छाइयां हैं। जो आप जब आप ये सीरीज ऑडियंस हमारी देखेगी तो उन्हें समझ में आएगा कि हर किरदार की अपनी अपनी कुछ ऐसी बातें हैं जो उन्हें लगता है कि वो सही है। तो जो मेरा किरदार है दिलीप, वो इंटरेस्टिंग इस मायने में है कि वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिजर्व किस्म का व्यक्ति है। कम बोलता है, ज्यादा बात नहीं करता है, ज्यादा अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करता है किरदार। कई कई लोग ऐसे होते हैं जो शायद अपने अंदर ही अंदर अपनी बातें सोचते रहते हैं और एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं उन्हें सही वक्त पर। जबकि रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हर रिश्ते में जो है बातचीत जरूर हो। चाहे किसी के बारे में गलत बात है या जो कोई बात अच्छी नहीं लगती, तो ये किरदार थोड़ा कम बोलता है, अपने आप में रहता है। और इसका शायद कहीं ना कहीं ये मानना है कि मैंने क्या गलत किया, या मुझे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का हक नहीं है। तो शायद जो हमारी कहानी का जो फ्लो है, जो हमारे किरदार हैं, कहीं ना कहीं उसमें वो एक ऐसा व्यक्ति निकल कर आता है जो शायद बुरा है, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं। बट मेरे लिए एज एन एक्टर बहुत इंटरेस्टिंग रही है जर्नी, क्योंकि मुझे बहुत वेरिएशन इमोशनली, जिसे कहते हैं ना, एक कॉन्फ्लिक्ट प्ले करने को मिला इस किरदार। हम्म। और ये महिला सशक्तिकरण पे भी बात करती है, लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आज के समय में जो समय चल रहा है असल जिंदगी में, उससे आप कहीं जोड़ते हैं? इस तरह की कई घटनाएं हैं। सी देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि किसी भी इंसान को ऐसी स्थिति में ना डाला जाए कि जहां वो अ, आप आपकी वजह से वो नीचे गिरे। जिस कहानी में जिस तरीके से ये है कि सुमन जो हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट है कहानी की, उसे ऐसी परिस्थितियों में डाल दिया जाता है, या वो ऐसी परिस्थितियों में पहुंच जाती है कुछ कारणों से, जिसकी वजह से उसके पास दो ही रास्ते हैं कि या तो वो अपने आप को, मतलब जिसे कहते हैं ना कि आप झुक जाए, थक जाएं और टूट जाएं, या फिर ये है कि भैया अब टूटना नहीं है, ये स्थिति है, हालात बुरे हैं, लेकिन अब इससे उभरना कैसे। तो ये कहानी उस किरदार की है जो एक ऐसे हालात में होता है जहां उसके पास कुछ नहीं है पकड़ने के लिए, वो डूब रहा है, लेकिन कैसे वो उस चीज से उभर कर पार करके बाहर निकलता है। ये कहानी उस अचीवमेंट, तो कई काफी बार हम इंस्पायरिंग स्टोरी है इससे। जी बिल्कुल। कई बार हम जब किसी वेब सीरीज का ट्रेलर देखते हैं तो कहानी पूरी तरीके से समझ में नहीं आती, लेकिन आपका ट्रेलर ना पूरी कहानी को सरलता से समझाता है कि एक हस्बैंड वाइफ है, उनके बीच एक तीसरा कोई आ गया है, फिर वाइफ को छोड़ना है, और वो अपना अपना अपनी जर्नी शुरू करती है। इसके बावजूद अगर कोई ऐसी दिलचस्प बात है जो आपको लगता है दर्शकों से इस समय हमें बताना है, कि उनकी दिलचस्पी बनी रहे। जी बिल्कुल, अभी जो ट्रेलर में आपने देखा है वो तो एक, जिसे कहते हैं ना, एक जर्म है उस कहानी का कि हाँ, ये कहानी इन किरदारों की है। लेकिन उन किरदारों के साथ असल में होता क्या है उस पूरी जर्नी में, क्या उतार चढ़ाव होते हैं, वो किस तरह की भावनाओं से, किस तरह की इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट से वो गुजरते हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। और वहां जाकर आपको समझ में आएगा कि कहानी के किरदार जो हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि हर चीज ठीक हो, लेकिन कई बार चीजें गलत हो जाती हैं। हर आदमी के पर्सपेक्टिव से किरदार अलग तरीके से नजर आता है। तो मुझे लगता है, और बच्चे बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इस कहानी के अंदर, उनकी अपना एक पर्सपेक्टिव है।
तो जो ट्रेलर में लोगों ने देखा है वो एक कहानी का फ्लो है, जिससे आपको एक मोटा मोटा कहानी समझ में आती है कि हाँ यार ये कहानी इस बारे में, लेकिन उस कहानी में होता क्या है और कैसे होता है, वो सीरीज देखने पर ही लोगों को बहुत मजा आने वाला है। हालांकि एक किरदार है, लेकिन एक सवाल हमेशा हम पूछते हैं कि असल जिंदगी से अनूप सोनी इस किरदार से कहीं रिलेट करते हैं मानसिक तौर पर, किसी तरीके से? सी मुझे ऐसा लगता है कि ये कहानी इमोशंस की है, आम आदमी के, आम इंसान की, एक मिडिल क्लास लाइफ के लोगों की कहानी की, इमोशंस की, जिंदगी की कहानी है। तो वो कहानी में हर किरदार जो ऐसा है कि जो ऑडियंस कहीं ना कहीं, मतलब आप देखेंगे तो आप कहेंगे अरे यार ये जो कह रहा है ना ये बात सही है यार, ये मेरे साथ भी ऐसा होता है। या फिर कि यार ये जो दूसरा किरदार है ना, मैं इस किरदार को जानता हूँ, मेरा एक दोस्त ऐसा है या मेरी एक पड़ोसन ऐसी है। तो ये कहानी उन किरदारों की है जो आम जिंदगी में उस तरह के इमोशंस को रोज जीते हैं। तो रिलेटेबल स्टोरी है, तो वो हर तरीके से कहीं ना कहीं जो है ऑडियंस के लिए रिलेटेबल है। और जहां तक एक्टर का सवाल है, मैं किरदार को एक किरदार की तरह से प्ले करता हूँ। मैं बहुत ज्यादा डीपली उसके बारे में थॉट प्रोसेस से मैं फंसता नहीं हूँ। एक बार मैंने रोल प्ले किया, उससे मैं बाहर निकल आता हूँ। और मैं किरदार को राइटर के पर्सपेक्टिव से देखता हूँ पहले, क्योंकि मैं स्क्रिप्ट बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ। हर एक्टर का एक अलग अलग तरीका होता है किसी किरदार को प्रिपेयर करने का। मेरा पहला तरीका ये होता है कि जब मुझे स्क्रिप्ट मिलती है या नरेशन उसका मिलता है, तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करता हूँ। और फिर उसके बाद जब आप शूट पे जाते हैं, डायरेक्टर आपसे क्या करवाना चाहता है उस सीन में, और फिर एक्टर जो है अपनी तरफ से उसमें क्या कंट्रीब्यूट। लेकिन मुझे काफी हद तक स्क्रिप्ट जो है वो बहुत मदद करती है अपने रोल को प्रिपेयर करने वैसे आपको लेकर मेरी ये धारणा है कि आपके लिए इमोशनल जो सीन है वो कभी टफ नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं पूछ लेता हूँ, इस पूरी वेब सीरीज में कोई सीन जो आपको टफ लगा हो, टफेस्ट सीन में। ऑफ द जी सीरीज? जी जी जी, एक एक सीन है जिसके बारे में मैं बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ वो मेरे और जो यामिनी जी जो मेरी माँ का रोल कर रही हैं, उनके साथ मेरा एक सीन था जो बहुत जिसे बिल्कुल ही टिपिकल अगर फिल्मी भाषा में कहें तो हैवी ड्यूटी इमोशन सीन था। वो सीन को करते वक्त क्योंकि दो तरीके होते हैं, वो सीन एक ऐसा सीन था जिसके अंदर कुछ ऐसी घटना हुई है जिसका इम्पैक्ट पूरे परिवार पर पड़ चुका है। लेकिन वो बातचीत दो लोगों के बीच में हो रही है, और उसमें भी वो बातचीत ऐसी है कि सिर्फ माँ जो है वो बोलती चली जा रही है, और बेटे और माँ के बीच में सीन है, और बेटा बहुत कम एक लाइन बोलता है। अगर माँ 10 लाइनें बोलती है तो बेटा एक एक लाइन बोलता है। तो आप समझ सकते हैं कि जब एक्टर के पास लाइनें नहीं होती हैं तो एक अलग तरह का प्रिपरेशन होता है क्या बात। उस इमोशन को एक्सप्रेस करने का। तो वो सीन करते वक्त मैंने अपने डायरेक्टर से बहुत बातचीत कि यार मैं क्या करूंगा, मतलब ये ठीक है, लेकिन फिर वही एक फॉर्मूला है कि आप उस इमोशन में जाइए, उस स्थिति में बैठिए, बिठाइए अपने आप को, और जो सामने वाला किरदार बोल रहा है उसको बहुत ऑनेस्टली सुनिए। तो आप जब आप अच्छे से सुनेंगे तो आप बड़ी आसानी से उसको इमोट कर पाएंगे। तो वो बहुत मुझे ऐसा लगता है कि वो सीन अच्छा शूट हुआ है। और ऐसे और कई बहुत सारे सीन हैं, लेकिन जैसे आपने कहा कि एक चूज किए तो मैंने इसको चूज किया। तो लेकिन बहुत मजा आया इस रोल को प्ले करने में। देखिए, बॉलीवुड में बेहतरीन एक्टर्स में आप टॉप के उसमें आते हैं, और मुझे कभी कभी लगता है क्योंकि इसका ये भी हो सकता है असर कि आपने एक लंबा समय बालिका वधू में दिया, जो सुबह से शाम तक शूट होता था और लंबे साल तक। मुझे ऐसा लगता है कि बॉलीवुड और टीवी ने आपको और ज्यादा एक्सप्लोर किया जा सकता था। मुझे लगता है कि आपका ड्यू है बहुत सारा अ, उस पे। क्या आपको कभी लगता है कि एक्सप्लोर नहीं किया गया और बहुत खेला जा सकता है आपके साथ? जी जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया ये विश्वास दिखाने के लिए एज एन एक्टर मुझ में कि मैं कुछ केपेबल हूँ कि मैं अलग अलग तरह के रोल प्ले कर सकूं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन क्या होता है कि वो कई बार चीजें आपके हाथ में नहीं होती हैं। जैसे जब मैंने बालिका वधू किया था तो मुझे नहीं पता था कि मेरा इतना वक्त बालिका वधू में चला जाए, हम्म। क्योंकि आपको नहीं पता होता कि वो प्रोजेक्ट कितना सक्सेसफुल होने वाला है। फिर मैंने जब क्राइम पेट्रोल किया तो मुझे नहीं पता था कि वो क्राइम पेट्रोल इतना ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा। तो क्या हुआ कि वो दोनों शोज जो थे वो दोनों ही, जबकि आई एम वेरी थैंकफुल टू दैट, बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ ऑडियंस का, ऊपर वाले का, कि भाई मुझे एक वो सब दोनों शोज में इतनी वैरायटी थी कि एक अलग तरह का रोल था और एक एंकर का जॉब था जो एक बड़ा ही अलग तरह का काम था।
दोनों में ही लोगों ने मुझे बहुत पसंद किया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा बहुत ज्यादा वक्त जो है उसमें जाने वाला है। हम्म। कई साल एक्चुअली उसमें निकल गए। तो शायद गलती किसी की नहीं है, सिचुएशंस कुछ ऐसी बन जाती हैं, बट अब जैसे मैंने कहा कि मैंने अपना फोकस कंप्लीटली जो है वो फिल्मों और वेब सीरीज के लिए शिफ्ट कर दिया है। मेरा ध्यान अब उसी पे है, मेरी प्रायोरिटी वही है। तो अब जो आप बात कर रहे हैं एक्सप्लोर करने वाली, वो अब मुझे लगता है होती रहेगी। और स्पेशली अभी ये सास बहू अचार प्राइवेट लिमिटेड जब आएगा, लोग देखेंगे। ऑलरेडी मुझे काफी अच्छा फीडबैक मिल रहा है। मेरा रोल बहुत अलग है, शायद बहुत सालों के बाद लोगों ने मुझे एक एक्ट करते हुए देखा है, क्योंकि एक सर्टन तरह के रोल में वो मुझे देख रहे थे। तो अब शायद मुझे लगता है कि वो ओपन हो जाएंगी अपॉर्चुनिटीज और। अच्छा, मुझे ये भी जानना है, जब बालिका वो तो एकदम पीक पर था, एक तो मोह था, इतना अच्छा आपने कलर्स को खड़ा किया था आप लोगों ने, मतलब उस तरीके से भी कि सब लोग बालिका वधू देखने के लिए कलर्स घंटों देखा करते थे। तो एक वो बात थी, और दूसरा मोह भी था ये शो, और दूसरा बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स भी आ रहे होंगे फिल्मों के, क्योंकि आपके काम को, सभी के काम को खूब पसंद किया जा रहा था। और एक पैसे की बात भी होती है, आर्थिक रूप से वो जो काम था वो रोज चल रहा था, छोड़ पाना, बाहर निकल पाना, ये कश्मकश थी कहीं कभी कि? नहीं, उस वक्त नहीं थी, क्योंकि एक्चुअली अगर आप देखें तो ये बालिका वधू और क्राइम पेट्रोल जो है वो एक साल के गैप में ही दोनों इकट्ठे शुरू हो गए। तो मैं इतना ज्यादा बिजी हो गया था कि मेरे पास और वक्त ही नहीं था कि मैं कहीं और ध्यान दे पाऊं। लेकिन जैसा कहते हैं ना कि हर हर एक एक्टर का एक अपना अपनी एक उथल पुथल चलती रहती है। सो 2019 18 19 के आसपास मुझे लगा था कि मैं एक्टिंग को बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ, क्योंकि बालिका वधू तो मैंने 2014 में ही नहीं कर रहा था। मैं 2014 तक ही मैंने किया। उसके बाद ज्यादा वक्त मेरा क्राइम पेट्रोल में जाने लगा। लेकिन फिर जरूर एक ऐसी हलचल एक एक्टर की तौर पर हुई कि नहीं यार, अब जो है जरा डिफरेंट तरह के रोल्स करने चाहिए, अलग अलग रोल्स करने चाहिए। और जो अपॉर्चुनिटी आपको फिल्मों में और ओटीटी में मिलती है वो मुझे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी कि भाई, आप जैसे अब मैंने सास बहू और अचार एक प्राइवेट लिमिटेड में एक किरदार प्ले किया, अब ये सीरीज पूरी हुई है, अब इसको लोग देखेंगे। तब तक मैं दूसरे एक नए वेब सीरीज में या मैं एक नई फिल्म में घुस चुका हूँ, वहां मैं एक नए किरदार को तैयार कर रहा हूँ, नए डायरेक्टर के साथ काम कर रहा हूँ। तो एक जो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी होती है वो मुझे लगता है कि जो इस तरह के प्रोजेक्ट बेस्ड एक्टिंग असाइनमेंट होते हैं उसमें ज्यादा होता हम्म। है। तो अब मेरा फोकस कंप्लीटली उस तरफ है, और मुझे लगता है कि अब जो है वो काम भी आना शुरू हो रहा है। लोग मुझे देखने लगे हैं उस नजरिए से कि हाँ यार, इस रोल में भी ये अच्छा लग सकता है, इस रोल में भी ये अच्छा लग सकता है। अब मेरी उतनी उस तरीके से एक तरह से टाइप कास्टिंग के ऑफर मुझे कम आने लगे हैं। आपने कहा कि अब मेरा फोकस रहेगा वेब सीरीज में, फिल्मों में, तो टीवी छोड़ दिया है, या टीवी क्या करेंगे? अगर टीवी का ऑफर, किस तरह का ऑफर आएगा तो टीवी में जाएंगे? अब जी देखिए, कभी भी कोई चीज आप ये कह ही नहीं सकते कि मैंने ये चीज छोड़ दी। हमारे प्रोफेशन में एज एन एक्टर मुझे लगता है बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जब आप टीवी करते हैं तो कोई आपसे ये नहीं पूछता कि अरे अरे आपने क्या फिल्में छोड़ दी हैं। सही तो बात। वो एक एक साइकिल है, वो एक दौर है कि एक्टर की जिंदगी में जो अपॉर्चुनिटी। अब जैसे मुझे लगता है कि मुझे अलग अलग किरदार तो मजा आ रहा है। अब मैं बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा हूँ। एक रोल हुआ, 2-3 महीने उसमें उसकी तैयारी की, उसको शूट किया, खत्म हुआ, आप दूसरे रोल में घुस गए। तो मुझे लगता है कि वो ग्रोथ जो है ना एज एन एक्टर, वो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि काम करते रहने से नए नए लोगों के साथ, नए डायरेक्टर्स के साथ, नए एक्टर्स के साथ, उसमें जो है थोड़ी सीखने की और आगे बढ़ने की ग्रोथ ज्यादा होती है। कहीं ना कहीं आप जब आप दूसरों को देखते हैं, आप उनसे भी तो बहुत कुछ सीखते हैं ना। जब आप नए नए डायरेक्टर्स के साथ काम करते हैं तो हर डायरेक्टर के साथ एक नई चीज सीखने को मिलती है काम के बारे में। तो एक मुझे लगता है सवाल। कि ऐसा नहीं है कि कुछ चीज छोड़ दी है, लेकिन यस, प्रायोरिटी जो है अभी इस वक्त फिल्मों और वेब सीरीज पर। एक बायोपिक या कोई कहानी पढ़ी हो, कोई किताब पढ़ी हो, और आपको लगता है कि मेरे साथ ना किसी मेकर्स को खेलना चाहिए, इस कैरेक्टर को मैं बहुत अच्छे से कर पाऊंगा, कोई कहानी, कोई जीता जागता बायोपिक हो कुछ, क्या है वो? एज सच तो अभी मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं आ रहा, लेकिन हाँ, कुछ साल पहले तक जब मुझे लगता है कि अब तो खैर मैं उस एज ग्रुप में फिट नहीं होता हूँ, लेकिन एक बहुत मशहूर राइटर, शायर रहे हैं शिव कुमार बटालवी जी, पंजाबी के। उनको जब मैं सुनता था, उनको जब मैं देखता था, तो मुझे लगता था कि हाँ, उन पे अगर कभी फिल्म बनी तो मैं वो रोल
जरूर प्ले करना चाहूंगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद मैं वो एज ग्रुप क्रॉस कर चुका हूँ जिस एज ग्रुप में वो थे जब वो बहुत बड़े शायर, क्योंकि वो हम्म, बहुत जल्दी चले गए इस दुनिया से। लेकिन एज हम्म, सच मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा। हो सकता है कि अब आपने बात छेड़ी है तो बहुत सारे डायरेक्टर्स और कास्टिंग डायरेक्टर्स सोचें इस बारे में कि क्या बनाया जा सकता है इस एक्टर के साथ। जी। अगर कोई मैजिकल पावर आ जाए आपके पास और उसमें काम करने की जगह पे कोई बदलाव किया जाए, बॉलीवुड में, टीवी में, किसी भी तरीके का बदलाव, तो कौन सा मैजिकल पावर का इस्तेमाल करके कौन सा बदलाव करेंगे? हम्म, अगर ऐसा कुछ आ जाए हथियार हाथ में, तो फिर मुझे लगता है कि बस एक ही चीज करूंगा कि किसी भी एक्टर को टाइप कास्ट ना किया जाए। हर एक्टर को ये देखा जाए कि वो एक्टर केपेबल कितना है। तो थोड़े से रिस्क लिए जाएं। जैसे मैं बार बार ये बात सबसे कह रहा हूँ कि आई एम रियली थैंकफुल टू टीवीएफ, अर्नब कुमार, अपूर्व सिंह कर्की और Z5 कि जिन्होंने मुझे इस किरदार में कास्ट करते वक्त ये नहीं सोचा कि यार अरे अनूप तो क्राइम पेट्रोल फेमस है, अरे अनूप तो वो वाले रोल में ज्यादा फेमस है और ये रोल में पता नहीं कैसा होगा। उनको बस ये लगा कि यार अनूप इसमें फिट होता है, एज ग्रुप वाइज फिट होता है और केपेबल एक्टर है और इस रोल को अच्छे से प्ले कर ले। तो ये मैं चाहता हूँ कि ऐसा एक कुछ हो जाए कि लोग जो हैं वो किसी एक्टर को उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से जज करें, ना कि उसकी पॉपुलैरिटी के हिसाब से उसको जज। ये टाइपकास्ट का दर्द बड़ा चुभा हुआ है मतलब सीने में। नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें किसी की गलती भी नहीं है क्योंकि ये एक विजुअल मीडियम है। तो बहुत सारे लोग जो हैं कोशिश यही रहती है कि अरे हाँ आसान हो जाता है ना वो कास्टिंग करना। सी देखिए ये बात तो हमें माननी ही पड़ेगी एज एन एक्टर के जब एक रोल के लिए किसी भी एक्टर को सोचा जाता है तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि उसका फिजिकल अपीयरेंस जो है वो उसमें फिट होता है या नहीं होता है। फिर दूसरी चीज ये होती है कि हाँ चलो ठीक है फिजिकल अपीयरेंस फिट नहीं होता लेकिन यार ये एक्टर बहुत अच्छा है कर लेगा। तो फिर आप उसको वो फिजिकल अपीयरेंस वो लुक देने की कोशिश करते हैं मेकअप के थ्रू या इसके थ्रू। लेकिन काफी बार कोशिश ये रहती है कि यार अगर वैसा ही कोई दिखने वाला किरदार मिल जाए। लेकिन ये तो विजुअल मीडियम की एक डिमांड है जो हमेशा से रहेगी। लेकिन मुझे लगता है कि एक्टर की कैपेबिलिटी जब एक डायरेक्टर समझता है, जब उस पे उसको विश्वास, जैसे आपने मुझसे कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको और बहुत ज्यादा अलग अलग तरह के रोल करने चाहिए और आपको ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया एज एन एक्टर। तो जब इस तरह का विश्वास ऑडियंस या डायरेक्टर दिखाने लगता है तो वो एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है एक्टर के लिए कि हाँ जो मुझे लगता है अब मेरे साथ हो रहा है। हम्म, अ, टीम, ये मेरा लास्ट इंटरव्यू है कि मैं और टाइम ले सकता हूँ कि बंद करूं? ये 3 और हैं अभी इंटरव्यूज। अच्छा ठीक है। तो सर जाते आते ये बता दीजिए कि इसके अलावा और अब आप कहाँ कहाँ क्या क्या साइन कर रखा है जो आप बता सकते हैं, छूट है? मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये जरूर बता पाऊंगा कि 2 मेरे जो शोज और आने वाले हैं। एक का नाम है खाकी, एक का नाम है लल्ला। और कहाँ आएंगे ये नहीं बता सकता हूँ, लेकिन सास बहू अचार, खाकी और लल्ला तीनों में जैसा आपने कहा कि मुझे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है अपने आप को अलग तरह से एक्सप्लोर करने का एज एन एक्टर। तो आई एम श्योर कि जितना एंजॉय मैंने किया है ऑडियंस भी देखेगी कि अरे हाँ यार ये रोल तो इससे बिल्कुल अलग है, ये रोल तो इससे। तो आने वाले महीनों में जो है थोड़े वैरायटी ऑफ रोल्स लोगों को देखने को मिलेंगे। अनूप जी, आपसे बहुत लंबी बात की जा सकती है, मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन आज आप प्रमोशन कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों से बात करना भी जरूरी है। जाते आते कोई ऐसा सवाल जो मैंने पूछा ना हो लेकिन आपको लगता है इस सास बहू अचार प्राइवेट लिमिटेड के लिए जरूरी है, आपके दिल की बात, वो बात? सी मैं यही कहना चाहूंगा कि सास बहू अचार प्राइवेट लिमिटेड एक ऐसा शो है जो मैं बार बार कहता हूं कि हम सब जो लोग हैं वो बहुत इमोशनल लोग और हर तरह के इमोशंस को एक्सपीरियंस करते हैं, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो जलन हो, चाहे वो फ्रस्ट्रेशन हो। वो जो इमोशंस होते हैं जो हमारी आम जिंदगी का हिस्सा हैं और उन इमोशन से हम सब गुजरते हैं। तो सास बहू अचार प्राइवेट लिमिटेड उन इमोशंस की कहानी है, उन किरदारों की कहानी है जो उन इमोशंस से रोज ऊपर नीचे अलग अलग तरीके से गुजरते हैं और वो कैसे उन इमोशंस के साथ डील करते हैं। ये जो है इस पूरी सीरीज का मजा है और आई एम श्योर ऑडियंस, जिससे मैं बार बार ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ कि रिलेट कर पाए। तो सबसे यही रिक्वेस्ट है कि 8 जुलाई को Z5 पर टीवीएफ का ये जो शो है सास बहू अचार प्राइवेट लिमिटेड, इसे जरूर देखें आप।
जी बिल्कुल, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक नमस्कार।